क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन अब मुझे ध्यान है नहीं, बट कुछ ऐसा सिमिलर मुझे लग रहा है कि या तो यही या तो इससे मिलता जुलता। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, क्या है? 1 माइनस साइन थीटा -1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, ये डिटर्मिनेंट है। और बोला जा रहा है कि अगर बोला जा रहा है कि इफ डेल्टा इक्वल्स टू दिस, मतलब इस डिटर्मिनेंट को क्या बोला जा रहा है? डेल्टा। इफ डेल्टा इक्वल्स टू दिस, देन आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए ये जो डेल्टा की जो वैल्यू आएगी, यानी इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आएगी, वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कहां पर बिलोंग करेगी? पहला ऑप्शन है क्लोज्ड इंटरवल 3,4, दूसरा ऑप्शन है क्लोज्ड इंटरवल 2,4, तीसरा ऑप्शन है क्लोज्ड इंटरवल 1,4 एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखा है किसी ने इस तरह का क्वेश्चन? ओके, फिलहाल ये आपके मेरे ख्याल से एनसीईआरटी के मिसलेनियस का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे लास्ट में ऑप्शनल है, ठीक है। और ये बच्चों ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में आया भी हुआ है, टीजीटी 2011 में ये पेपर पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो जाहिर सी बात है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अभी कहा कि सर हमने लगा लिया है, हो गया है, तो इसको तो जरूर लगाए होगे, तो जल्दी से आंसर बता दो फिर। बताओ, विवेक को छोड़कर बाकी सब बताओ। वेरी गुड, 2,4 एकदम सही आंसर है। अब प्रक्रिया, अब जाहिर सी बात है आंसर बताए हो तो ऐसे तो कम। हाँ जी, यही जो लगा हुआ टिक यही सही है, दूसरा बोल रही हूँ। ओके, अब देखो ये आएगा कैसे, ठीक है, आप लोगों ने बोल तो दिया, मुझे कैसे ट्रस्ट हो कि नहीं आप लोग सही बोल रहे हो। तो देखो डिटरमिनेंट, विवेक डिटरमिनेंट पढ़े हो थोड़ा बहुत? ओके, तो बेटा वेक्टर में आपने फिजिक्स वगैरह में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना पढ़ा होगा अभिषेक सर से, आई कैप जे कैप के कैप ए क्रॉस बी निकालना, ऐसा कुछ। तो बस एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन देखिए वही रूल एक्सपेंशन का है। अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें देखना है, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें, तो अगर हम 1 ले लें तो देखिए ये क्या आएगा, 1 इंटू 1 यानी कि 1 माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर लेंगे माइनस साइन थीटा और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू 1 यानी कि माइनस साइन थीटा माइनस -1 इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा प्लस साइन थीटा। और फिर हो जाएगा +1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा -1 इंटू -1 -1 इंटू 1 -1 और एक माइनस ऑलरेडी होते हो जाएगा +1। जब ध्यान से देखिए बीच वाला टर्म ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, जीरो आएगा, जिस वजह से सेकेंड टर्म पूरा का पूरा हट जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो ये 2 अगर हम कॉमन ले लें, 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा क्या? ओके, अब देखिए इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व किए तो यहाँ तक आए। अब जिन लोगों ने आंसर बोला है सर इसका आंसर आएगा 2,4, यानी आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर इसकी वैल्यू, ये जो एक्सपेंशन करने पर ये जो हमें वैल्यू मिली है, इसकी वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करेगी। तो पहले मैं रिंकी से पूछना चाहूंगा, रिंकी आप बताओ कैसे इसका आंसर 2,4 इंटरवल में आएगा? होती है, क्यों, ऐसा क्यों? साइन साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, मतलब आप सभी लोग जानते हो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, अगर आप मिनिमम वैल्यू देखोगे तो -1 रखोगे, अगर
साइन थीटा की जगह पे -1 रखोगे, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का लगा हुआ है स्क्वायर, तो ऑलरेडी क्या बना देगा, +1 बना देगा। जब आप चाहे -1 रखोगे, देखो यहाँ पर आप जब साइन थीटा की जगह पे क्या रखते हो, -1, तो आपको ये 4 मिलेगा कि नहीं इसकी वैल्यू। इसी तरह से इसी तरह से अगर आप +1 भी रखोगे तो भी आपको 4 मिलेगा। तो यानी हम ये कहें, अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी कि नहीं। अब अच्छा, तो जाहिर सी बात है, चलो एंड पॉइंट 4 होगा, ये तो क्लियर है। अब हमें मिनिमम वैल्यू भी चाहिए। अब जैसे ही मिनिमम वैल्यू पता चलेगी तभी हमारा आंसर ये पहुंच पाएगा। अच्छा, मिनिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या होती है, -1। -1 पे हमने देख लिया, वो भी 4 आ रहा है। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये मिनिमम कब होगा, जब ये साइन स्क्वायर थीटा वाला टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाए तो हमें 2 1 जा 2 2 मिलेगा कि नहीं बच्चों। क्या इससे कम और भी कुछ मिल सकता है क्या, 2 से कम नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको पता है, अगर आप ये साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक होती है, बीच में 0 है, तो अगर इधर -1 से 0 तक में अगर आप कोई भी वैल्यू लोगे, -1 से 0 तक में कोई भी वैल्यू लोगे, तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो ग्रेटर देन 2 आएगी कि नहीं। इसलिए अगर हम जीरो ले लेते हैं, अगर हम क्या ले लेते हैं, 0, जब हम 0 रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू और ये हो गई मैक्सिमम वैल्यू। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 2, 4 आया। हाँ बेटा। हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 नहीं लिख रहे हैं, हम साइन थीटा की वैल्यू 0 रख रहे हैं, और 0 का स्क्वायर 0 हो जा रहा है। अब 0 क्यों रख रहे हैं, मैंने बोला ना, साइन थीटा की वैल्यू तो -1 से +1 तक पूरी होती है, लेकिन हम ये देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर, तो अगर आप -1 से 0 तक में कोई भी वैल्यू ले लो, -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, वो उसकी वैल्यू वही होगी जो 0 से 1 तक की वैल्यू होगी, क्योंकि ये लगा हुआ है स्क्वायर, तो नेगेटिव साइन से भी आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और हमें अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है, एक रेंज होती है मिनिमम और मैक्सिमम की। मैक्सिमम हमने देख लिया, 4 आ रहा है। अब मिनिमम भी जाना है, जब मिनिमम हमें जाना है तो आई इसकी मिनिमम वैल्यू, आप साइन स्क्वायर थीटा अगर है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अब क्या, किस अगर साइन स्क्वायर थीटा क्या कभी निगेटिव आ सकता है, क्या कभी नहीं आ सकता निगेटिव। साइन स्क्वायर थीटा निगेटिव आ नहीं सकता, यानी 0 से तो कम आप जा ही नहीं सकते। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या रखा है, 0 रखा है, साइन थीटा की वैल्यू को क्या रखा है, 0। तो मिनिमम वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2 1 जा 2। ठीक है, ओके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने कुछ क्वेश्चंस इधर के बीच की छुट्टियों में छाट के रखे हुए थे कि इनको मैं जरूर कराऊंगा आप लोगों से। देखिए, अ, है तो आसान क्वेश्चन, पर देखते हैं कोई बता पाता है या नहीं बता पाता, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं। ये जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, ये यूपी पीसीएस प्री में 1994 में बच्चों पूछा गया था। 0 - 1 2 0 0 0 0 ये एक मैट्रिक्स है, और पूछा ये जा रहा है ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, या फिर कॉलम मैट्रिक्स है। ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। अच्छा, कॉलम मैट्रिक्स है। और चलो, कॉलम मैट्रिक्स को एक और सपोर्ट मिला। और कोई।
अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और रिंकी बताओ। बोलो, कोई और बताए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से, वेरी गुड। अब जरा आप लोग बताइए, जिन्होंने अभी अपर ट्रायंगुलर बोला। आयुष, अभी अपर ट्रायंगुलर आपने बोला। अभिषेक। हाँ तो बेटा मैं, चलो आपके आंसर से एग्री हूँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब जरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मेरे को बताओ, या फिर यूं ही तुक्का मारो। विवेक, कोई आइडिया? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। आपको बेसिक डेफिनेशन देखो, ये मैंने बोला ना, ये पीसीएस प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मतलब कि आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, एक मैट्रिक्स टाइप बताइए किस टाइप की ये मैट्रिक्स है। अब इसी में आप यानी आपको बेसिक ही कंफ्यूजन है कि ये लोअर है या अपर है। जिसमें अपर, जिसमें मेन डायगोनल के अगर अगर अपर एलिमेंट जीरो हैं, तो उसे हम कहेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या फिर इसी तरह से अगर मेन डायगोनल के लोअर एलिमेंट्स जीरो हैं, ये कौन है? बात करना रहा करे आपको बाहर, तो आप म्यूट कर लिया करो। मेन डायगोनल के अगर नीचे के एलिमेंट्स जीरो, पूरे जीरो होते, ये तीनों एलिमेंट्स जीरो होते, तब इसको हम लोग बोलते अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि फिर यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स आते हैं। अच्छा, ये नॉन, अब जैसे कहोगे नॉन जीरो, जब कहोगे तो कह दोगे ये वाला तो जीरो हो गया, इसलिए नॉन जीरो बोलना सही नहीं है। आप बस ये बोलिए कि जो लीडिंग डायगोनल है या जो मेन डायगोनल होता है, तो मेन डायगोनल के अगर अपर एलिमेंट्स जीरो है तो उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स यानी तीनों एलिमेंट्स जीरो हैं, तब उसे हम क्या कहेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर मेन डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट्स जीरो हैं, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स जीरो होते, तो वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाती? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहीं पर एक और क्वेश्चन चलो मैं राइज करता हूँ, किसी एग्जाम में ये भी पूछा गया है। 2 3 4, बाकी सब जीरो। बताओ ये कौन सी टाइप मैट्रिक्स है? वेरी गुड। अच्छा ठीक। अगर मैं यहां पर कर दूं तीनों में 2 2 2, अब बताओ कौन सी मैट्रिक्स है? व्हाट? कहाँ? देखो अब तुम लोग 4 10 लोग जुड़े हुए हो, और उसमें भी 10 आंसर दे रहे हो। हाँ, कोई बोल रहा है अरे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहाँ से होगी भैया? यहाँ पे नीचे वाला भी जीरो है, और मेन डायगोनल के ऊपर वाला दोनों पार्ट जीरो है, थोड़ी लोअर अपर तो होगा ही नहीं। लोअर अपर होने की, देखो डायगोनल तो है, डायगोनल में भी डायगोनल तो है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, और बाकी लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हो और बाकी सब एलिमेंट्स जीरो हो, तो उसे हम लोग डायगोनल कहेंगे। देखिए, ये डायगोनल मैट्रिक्स का कौन सा टाइप है, इसको क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। और अगर यही जो स्केलर है, वो जैसे ये 2 2 लिखा हुआ है, अगर ये 2 2 की जगह पे क्या लिख दिया जाता? 1 1 1, तब क्या बोले? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब इसे आइडेंटिटी बोलते हैं। एक चीज और है बच्चों, हालांकि ये ग्रेजुएशन का पार्ट है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है, उसी को बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर अगर लेडी 1 + 1 + 1 करो, कितना आएगा? 3 आएगा। इसे बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। खैर, ये हो गया। अब देखो छोटी छोटी चीजों में ही कितना बड़ा कंफ्यूजन आप लोग पाल रखे हो कि हाँ सर ये होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
सो अगला क्वेश्चन है हम्म 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 हम्म। कहाँ गया? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी है। 1 log x बेस वाई एक्स बेस जेड log y बेस x 1 log y बेस z log z बेस x log z बेस y 1। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और बोला जा रहा है कि एक्स वाई जेड जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर और ऑप्शन आपके सामने है 0 3 log एक्स वाई जेड log एक्स वाई जेड बेस ई और लास्ट ऑप्शन है log एक्स प्लस वाई प्लस जेड बेस ई। ये आपके सीबीएसई बोर्ड में भी एक बार 2011 में शायद हाँ पूछा गया है, राजस्थान टीजीटी 2015 में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया है। तीन तीन एग्जामों में ये आया हुआ है। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है और मुझे ऐसा लगता है कुछ पर्टिकुलर चीज है मैथमेटिक्स में जो आप देखते ही डर जाते हैं। जैसे आप जब 9th 10th स्टैंडर्ड में रहते थे, कुछ लोगों के साथ हो सकता है अभी भी हो, रूट देख के हमेशा डर जाते हैं, रूट वाला क्वेश्चन फिर बता दीजिए, रूट वाला क्वेश्चन। इसी तरह से जब आप 11th 12th स्टैंडर्ड पर आते हो तो लॉग, क्योंकि आपको बहुत डीपली जानकारी होती नहीं है लॉग के बारे में, लॉग एंटी लॉग के बारे में, तो लॉग भी देखते हो तो कहीं ना कहीं डर आपके मन में आ जाता है, ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, वो चाहे कितना आसान क्यों ना हो। राइट, ऐसा होता है। तो चलिए, करोगे या हम बताएं इसको? क्योंकि हमें तो उम्मीद कम ही लग रही कि आप लोगों से हो पाएगा, क्योंकि लॉग लगा है तो पहले ही डर जाओगे। चलो हम ही करते हैं। हाँ, वाह, हाँ बेटा वाह, सब कुछ इतना हलवा होता तो ये विशेष तुम ही ना क्वालिफाई कर लेती। ओके, देखिए बेसिक्स पे अगर आप रहेंगे तो कभी भी दिक्कत नहीं होगी। हमेशा बेटा जब भी पढ़े तो बस यही सोच के चलना चाहिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो किसी भी एग्जाम में पूछा जाए हमसे वो आना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ने का। ओके, नहीं अब देखिए एक्सपेंड करोगे तो फिर आप फंस जाओगे। अब देखो आपको यहाँ अगर ऑप्शंस देखोगे, यहाँ पर दो टर्म ऐसे हैं जिसमें बेस ई आया हुआ है और हमारे पास किसी में भी बेस ई वाला टर्म है। तो सबसे पहले हम देखिए कुछ प्रॉपर्टीज का यूज भी करेंगे और शायद आप लोग को वो पता भी होंगी। जैसे अगर हमने वन को बेस एक्स, कोई दिक्कत? क्यों बच्चों, आपको पता है ना, बेस और न्यूमरल सेम हो तो उसकी लॉग में तो उसकी वैल्यू वन होती है। जैसे पढ़ा होगा ये फॉर्मूला या आइडेंटिटी, लॉग ए बेस ए की वैल्यू वन होती है। तो इसी तरह से बाकी तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, लॉग एक्स बेस वाई लॉग एक्स बेस जेड लॉग वाई बेस एक्स लॉग। अब देखिए ये y का सेकंड कॉलम देखिए, y का चल रहा है तो इस वाले वन को हम क्या बनाएंगे, log y बेस y, और ये है log y बेस z, और इसी तरह से थर्ड कॉलम log z बेस x log z बेस y, और इस वन को बनाएंगे log z बेस z। किसी को कोई समस्या यहाँ तक?
ओके, अब देखिए एक और प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। बे इसे कहते हैं बेस कन्वर्जन फॉर्मूला लॉगरिथम में। किसी को पता है अगर बेस चेंज करना हो लॉग में तो कैसे करते हैं? जैसे लिखा हुआ है तो लॉग ए बेस बी, और हम अगर ए का बेस कुछ और बनाना चाहते हैं तो कोई तरीका किसी के पास? ये सब छोटी छोटी चीजें आप इसको जरूर पॉइंट, जो भी आज के लेक्चर में बता रहा हूँ जरूर नोट आउट करना है आपको, कहीं ना कहीं जरूर काम देगा ये। अब जैसे log a बेस b है, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर मैं a का बेस जो b है मैं b से कुछ और करना चाहता हूँ, तो कोई तरीका बेस चेंज करने का? या इसको log a बेस b को हम क्या लिख सकते हैं, कोई बताएगा? विवेक, रिंकी, कर्णिका, साहिल, बताओ इतने सारे। एक चुप रहने को नहीं कहे, बोलो जल्दी। वेरी गुड। कौन बोला, अभिषेक कि आयुष? साहिल, गुड। लॉग ए अपॉन लॉग बी, बिल्कुल सही आपने बोला। देखिए जब आपको बेस चेंज करना हो, जैसे लिखा हुआ है लॉग ए बेस बी, तो अब इसको इन्होंने क्या बोला सर, क्या लिख दीजिए, लॉग ए अपॉन लॉग बी। अब आपको जिस भी बेस में लाना है, मतलब आपकी मर्जी, कोई भी बेस अगर आप लाना चाहते हो, ए का मान लो बेस, क्योंकि यहाँ पर हमको जो ऑप्शन दिख रहा है ई बेस वाला है, तो हम यहाँ पर दोनों भी जगह पर बेस क्या कर देंगे, ई कर देंगे। ये टोटली आपको फ्रीडम मिल जाती है कि जो भी मन चाहे वो बेस आप लगा सकते हो। शर्त यही है जो ए का बेस रहेगा वही बी का बेस रहेगा। ये एक फार्मूला होता है, जैसे आप ये आइडेंटिटी जानते हो कि लॉग ए बेस ए की वैल्यू 1 होती है, उसी तरह लॉग ए बेस बी कहीं पे लिखा हुआ है, इसको हम लॉग ए अपॉन लॉग बी, और बेस अपने मन चाहा आप रख सकते हो। हमें ई की जहां पे रिक्वायरमेंट थी हमने ई रखा। ये एक फॉर्मूला है, कई बार ये केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी यूज हो जाता है, तो टीचर कह देता है बच्चे इसको बस, ये मैथ का फार्मूला है, फार्मूला नोट कर लो बस। तो समझ में आया ये चीज? ओके। अब ये चीज बच्चों मैं इस डिटर्मिनेंट में इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, देखिएगा मैं क्या फर्क पड़ता है। देखिए है कुछ नहीं, वो समझा रहे हैं आपको इसलिए इतना समय लग रहा है, बाकी तो आप वैसे देखोगे तो 2-4 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है, कुछ लोग तो देख के ही बता सकते हैं इसको। खैर, ये देखिए जैसे लिखा हुआ है log x बेस x, अब मैं सभी को ऐसे चेंज करने वाला हूँ, क्या, log x अपॉन log x, इसको log x अपॉन log y, इसको log x अपॉन log z। बेस सभी का ई रहेगा, ठीक है, सभी का बेस क्या रहेगा, ई हम कर दे रहे हैं। वैसे जनरली एक और चीज मैंने बताई हुई है खास तौर पे आप लोगों के लिए, कि जब हम लोग जनरली log x लिखते हैं, बेस ई है, बेस ई है। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये x है, z नहीं, ये आपको z दिख रहा हो, ये x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x है, log x बेस z। सेकंड कॉलम में आइए, तो सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, log y अपॉन log x, log y अपॉन log y, log y अपॉन log z। बेस सभी का ई है, हाँ। इसी तरह से थर्ड कॉलम को क्या लिखेंगे, log z अपॉन log x, log z अपॉन log y एंड log z अपॉन log z। ये हो गया, सभी में यहाँ पे भी बेस ई रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ओके। अब जरा आप लोग देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? कुछ कॉमन मिल रहा है फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में देखिएगा। अगर फर्स्ट रो में मैं पूछूं क्या कॉमन है, तो आप लोग बताइए क्या कॉमन है। लॉग एक्स, 1/log x, और सेकंड रो में
तो अगर आप देखिए, आपको पता है डिटर्मिनेंट हम कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट पर्टिकुलर रो से हम कॉमन बाहर ले सकते हैं। तो हम ऐसे लिख रहे हैं क्या, 1/log x इंटू 1/log y इंटू 1/log z बेस ई है सभी का। ये हमने बच्चों ले लिया कॉमन। कोई दिक्कत किसी को? अब जब हमने ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? बेस अभी अंदर हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग अंडरस्टूड करिएगा, सभी में बेस ई है। लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जेड। यहां से देख के विवेक बताओ आंसर क्या होगा उन चारों ऑप्शन में से? जीरो लग रहा है? अच्छा, रिंकी तुम बताओ, तुम कॉन्फिडेंशियली बोल सकती हो, मुझे भरोसा है तुम पे। जीरो? चलो मैं भी तुम्हारे। अब इसका रीजन बताइए आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रीजन। नहीं नहीं, कौन ये क्या जीरो हो जाएगा आपने बोला, फिर से बोलो जरा। अच्छा रिंकी तुम बताओ जरा क्यों जीरो है। तो हम लोगों ने डिटर्मिनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में मिनिमम दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल का मतलब क्या हो, एलिमेंट सेम हो, फर्स्ट रो के एलिमेंट सेकंड रो के एलिमेंट सेम हो, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम एग्जैक्टली सेम हो, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। पढ़ा है कि नहीं हम लोगों ने? तो यहाँ पे तो तीन के तीनों रो सेम है। तो जब मिनिमम प्रॉपर्टी मैंने बताया ना, वो मिनिमम के लिए कि कोई भी दो रो सेम है मतलब जीरो, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, तो ओवरऑल आंसर देखो क्या आ गया, जीरो। अब देखो ये समझाने में था, मेरे को करने में था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा समय लगा। लेकिन अगर वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात किया जाए तो तुरंत आपको बिना, कुछ लोग बिना पेन चलाए भी इसको कर सकते हैं, चलाएंगे तो बहुत चलाएंगे तो एक स्टेप, वो डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिखेंगे, आंसर उनको मिल जाएगा, टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये सारी चीजें तभी होंगी जब आपको बेसिक्स। अच्छा ये बताइए, क्या कुछ बहुत नया इसमें है क्या? एकदम बेसिक को ही तो करके किया गया, तीन तीन एग्जामों में ये पूछा गया था, आपके सीबीएसई में भी पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए, मेरा बस कहने का मैं यही आप लोगों को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लगा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि हाँ मतलब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। खैर, एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा और है, ये आपके बोर्ड में तो लगभग हर साल आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ही नंबर में आता है लेकिन आता है हर साल, लगभग लगभग। और जब से एमसीक्यू पैटर्न हुआ है तब से तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया ये टाइप का क्वेश्चन। अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट? कोई बताएगा? ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, तो इसका आंसर क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट? ऑप्शन में दे दे रहा हूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, या ए स्क्वायर। बताइए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर साल जब से ये सीबीएसई का एमसीक्यू पैटर्न हुआ है तब से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और आता तो हर साल लगभग लगभग है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक नंबर। और मैंने बताया भी है क्लास में। बताओ।
ऑप्शन सी, किसने बोला? पिंकी। हाँ, फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए का जब भी डिटर्मिनेंट निकालना हो और ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ द पावर n माइनस। ठीक है, ये फार्मूला है। और इसी देखो, ये फार्मूला जिसको याद है, एक नंबर मैं कह रहा हूं अभी से आप ले लो। बस केवल छोटा सा ये फार्मूला है। ए कभी कभी हो सकता है आपको, जैसे मैंने इतना ही दिया, तो किसी किसी क्वेश्चंस में ऐसा भी दे सकता है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू भी दे सकता है। तो बस आपको केवल ये रिलेशन याद रखना है। अगर ये फार्मूला पता है, एन क्या होता है? एन होता है ऑर्डर। जैसे थ्री का ऑर्डर क्या है? थ्री है, तो एन की जगह पे थ्री रखना है। ठीक है। अब देखिए अगला। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोला गया है ऑफ ऑर्डर एन, तो मतलब एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। तो पूछ रहा है ये एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या हो? चलिए, ये राजस्थान पीजीटी 2013 में आया हुआ है और आपके आरडी शर्मा में भी ये क्वेश्चन है एमसीक्यूज में। चलो बताओ। बताइए, ऑप्शन दे दें? तुक्का मारने में माहिर हुसैन मारी को तुक्का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन प्लस वन, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर अभी हमने एक क्वेश्चन बताया अभी इसी से रिलेटेड, और मैं कहता हूं चलो आपको इसका आंसर नहीं पता है, अगर आप तुक्का मारना चाहोगे तो ये जो चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप किसको चुनोगे? कुछ तो दिमाग लगाओगे। सपोज करो आपको नहीं आता, फिर भी मैं कह रहा हूं आप गेस करो। गेस, इसको तो आप गेस से भी निकाल सकते हो। बोलो। हाँ जी, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन तो तब होता ना जब केवल इतना पूछा जाता, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ऑप्शन सी, यानी कि ये वाला। अच्छा, कैसे कैसे मारे तुक्का? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस सीधा सी बात है, आप इसमें घबराइए नहीं भाई। एक बार एडजॉइंट था तो एन माइनस वन था, दो बार है तो एन माइनस वन का स्क्वायर हो गया, तीन बार होगा तो क्यूब हो जाएगा। तो इसमें कुछ खास था नहीं, आप बस दो बार एडजॉइंट देख के डर गए। एडजॉइंट ऑफ ए, आप अगर जानते हो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए टू द पावर एन माइनस वन, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट है तो ये हो जाएगा एन माइनस वन का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसीलिए मैंने कहा कि आप सीधा पैटर्न से भी निकाल सकते हो, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा वही आना चाहिए। चलिए, समय तो खत्म हो रहा है, मेरे क्वेश्चन भी लगभग लगभग खत्म हो रहे हैं। तो बचे हुए समय में मैं एक आध क्वेश्चन और देख लेता हूँ। अगर आप बता दो तो अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो कोई बात नहीं। उम्मीद करने में क्या जाता है। क्वेश्चंस तो बहुत है, मुझे यहाँ पे पड़ रहा है छाटना कि कौन सा। अच्छा, अभी भी मैंने एक बताया ट्रेस के बारे में, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहा हूँ क्या, 2 3 4 -1 4 5 2 3 6, और मैं पूछूँ इस मैट्रिक्स का ट्रेस बताइए, तो कोई बता सकता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा?
आज ही की क्लास में बताया आप लोगों